नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए हिंदी की सुपरिचित तथा प्रतिष्ठित लेखिका नीला प्रसाद की लिखी हुई कहानी थैंक यू और सॉरी। नीला जी की ये कहानी पाखी पत्रिका में जून 2013 में प्रकाशित हुई थी। उच्च पद पर कार्य करते हुए भी नीला जी लेखन में सक्रिय बनी हुई हैं। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। हर रिश्ते को नाम देने की ज़रूरत एक बहुत बड़ी ज़हमत है। अपने सम्मान में भरे हॉल के मंच की सीढ़ियाँ चढ़ते पहली कतार की अंतिम सीट पर कोने में बैठी मेघा पर नज़र पड़ी तो इसी एहसास से घिरा मैं क्षण भर को ठिठक गया। आज 35 सालों की नौकरी के बाद अपने रिटायरमेंट के दिन जो कहने जा रहा था उसमें उसकी उपस्थिति कई कई मुद्दे जोड़ती थी, पर क्या वो सब मैं मंच से कह सकता था? ऑफिस के रिश्ते से वो मेरी जूनियर थी। मुझसे पहले आए बॉसों ने उसे एक ऐसे फालतू सामान की तरह किनारे रख छोड़ा था जिसे आप न तो सजा सकते हैं न फेंक। तो एक किनारे पड़ी धीरे धीरे पुरानी बदरंग होती जा रही वो सांवली प्रतिभा संपन्न स्मार्ट महिला रोज रोज ऑफिस आना और उपेक्षित सी वापस घर लौट जाना सीख गई थी। सब कहते थे कि वो प्रतिभाशाली और मेहनती है, पर काम उससे कोई लेता नहीं था। मैंने उसे देखा तो लगा कि उसे जाना समझा जाना चाहिए। इसी कोशिश के तहत मैंने उसे कुछ चुनौतीपूर्ण काम दे दिए और सब कुछ बदल गया। सिर्फ उसके और मेरे जीवन में नहीं, पूरे ऑफिस में। क्या मुझे उससे प्यार हो गया था? कतई नहीं। उसने अपने दिल का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला था तो मैंने भी, पर दरवाज़ों में बनी वो फाँक एक दूसरे के दिल के अंदर झांक लेने को काफ़ी थी। आखिर किसी दरवाजे की झिर्री से अंदर का पूरा दृश्य दिख ही जाता है ना। मैंने भी बाहर खड़े खड़े उसके अंदर का सब कुछ अच्छी तरह देख लिया। भीतर पड़ी चमकीली चाहतें, जख्मों से पटे पड़े अतीत के दिन, व्यक्तिगत सुख दुख, अरमान, दर्द, भय, तकलीफ़ें, अपमान और सपने जिनसे वो बनी थी। छोटे शहर से इस महानगर में आकर कुछ बनने और बस सकने की कोशिशों से अब भी गुजरती हुई। मेरे मन में बोलने के मुद्दे बहुत सारे थे। उनमें से कितना मैं बोल पाऊंगा और कितना बोलना उचित है, मेरे मन में तय नहीं था। महानगर, और वो भी राजधानी के सरकारी दफ्तर में काम करते मंत्री जी और मंत्रालय की सेवा में हर वक्त प्रस्तुत रहने की मजबूरी सहते, अपनी कंपनी के बारे में निरंतर सोचते पर बहुत कुछ नहीं कर पाते, तमाम कुंठाओं से घिरे जीते एक बॉस की व्यथा बहुत नई और बहुत पुरानी थी। ऐसा बार बार बहुतों के जीवन में हुआ था कि वे अपनी नौकरी के आखिरी दिन पछताएं कि नौकरी किसी तरह और निभा सकते थे। कुछ कर दिखाना था तो सरकारी की बजाय कोई प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करके उपलब्धियों की लंबी सूची अपने नाम के साथ चस्पा करके विदा हो सकते थे। पर सच यही था कि उन्होंने विभिन्न कारणों से सरकारी नौकरी को ही चुना था। पक्की नौकरी और कच्ची मान्यताओं के साथ गुजारी थी जिंदगी, जहां प्रतिभा और तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत कुछ कर दिखाने से बारंबार चूकते सरकारी दफ्तर के माहौल का हिस्सा होने की सच्चाई से टकराते आप मन मसोस कर रह जाते हैं। पर व्यवस्था के सच या माहौल की सच्चाई के बारे में सबों को मालूम है, तो उन्हें फिर से क्या दोहराना। नौकरी के आखिरी दिन सिर्फ अच्छा अच्छा बोलने, अच्छा सोचने और अपनी नौकरी के दौरान जीवन में घुस आए लोगों का सिर्फ अच्छा पक्ष दिखाने की परंपरा भी बहुत पुरानी घिसी पिटी सी थी। ये रस्म अदायगी कतई ज़रूरी नहीं थी। मैं जो कहना चाहता था वो उसी पक्षी की दास्तान थी जो एक अंधेरे बंद कमरे में रोशनी और रास्ते की चाहत में दीवारों से टकराता, अपने पंख लहूलुहान करता, चोंच से दीवारों में छेद करके रास्ता बना सकने की चाहत में जीता रहा था। इस कोशिश में हॉल की पहली पंक्ति के आखिरी सिरे पर बैठी एक सांवली महिला ने मुझे शक्ति दी थी। वो मेरे पंखों से जुड़ गई थी, बल्कि मेरा दूसरा पंख बन गई थी। तो जाहिर है मेरे साथ ही उड़ी और दीवारों से टकरा कर लहूलुहान हुई थी। उसके जीवन के अपने दुख थे, जिसमें उसके जिस्म का सांवला रंग
महानगरीय लटकों झटकों और ओढ़ी हुई मासूमियत से कोसों दूर उसकी ठेठ अदाएं, खरा सच मुंह पर बोल देने की लाइलाज आदत, छोटे शहर के एक आदर्शवादी परिवार में पले बड़े होने की पृष्ठभूमि, साथ ही ये भोली सोच कि वो अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर हर किला फतह कर लेगी, अहम भूमिका निभाते थे। उसके निजी अनुभवों से इस हॉल में बैठे कई लोगों को सोचने के मुद्दे मिल जाते, पर ऑफिस में किसी छोटे से जुगनू की तरह रोशनी बिखेर चुकी उस महिला का जीवन मैं मंच से उघाड़ कैसे सकता था। निजी तो दूर, उसके ऑफिस के जीवन के बारे में भी कुछ कहना किसी विवाद को जन्म दे सकता था, वो भी तब जब कल से बॉस की कुर्सी पर कोई और होगा। मैं उसे बेकार की चर्चाओं और भेदभाव में फिर से धकेलना नहीं चाहता था, पर अंदर कुछ था जो बाहर आ जाने को कुलबुला रहा था। मंच की सीढ़ियां चढ़ता मैं उस कुलबुलाहट को रोकने की भरसक कोशिश करता रहा। मैं तो खुद समझ नहीं पाता कि ऑफिस में इतनी सारी सुंदर, गोरी, मनमोहक अदाओं से भरी महिलाओं के होते इसने मुझे छा कैसे लिया। मैं तो वैसे भी सुंदर महिला का पति और खूबसूरत बेटियों का पिता हूँ। इसके अपने जीवन में घुस आने के पहले तक मैं खूबसूरती से घिरा घिरा ही जीता रहा था। आखिर पीए तक मैंने सुंदर नहीं तो आकर्षक जरूर चुनी। इस रंग बदलती दुनिया में एक रंग जो जीवन में स्थायी बना रहा वो था घर और बाहर खूबसूरत और अदाओं भरी महिलाओं की चाहना का रंग। ये चाहना एक परंपरा के रूप में मेरे दिमाग को दे दी गई थी और मैं इसे बिना सवाल निभाता रहा। तोड़ पाया तो अपनी नौकरी के आखिरी 5 सालों में। ना कोई आंधी, ना तूफान, ना झरना, ना बारिश, धीमी फुहार की तरह हौले हौले कदमों से चलती, कुछ कर दिखाने के आत्मविश्वास से भरी मेघा मेरे ऑफिस की ज़िंदगी में घुस आई और चहुं ओर विरोधों से घिरा मैं 1 से 2 हो गया। मैंने 2 से 1 नहीं कहा क्योंकि ये प्यार थोड़े था। मुझे पता था मैं अंदर उठती कुलबुलाहट को असल में रोक नहीं पाऊंगा और इस मंच से ऑफिस में दिए जा रहे संभवतः आखिरी भाषण में उसके लिए कुछ कहना जरूर चाहूँगा। अनचाहे ही कुछ दृश्य मेरे दिमाग में घूमने लगे। ऑफिस का वो बड़ा सा कमरा जहाँ मैं इस महिला यानी मेघा से लंबी लंबी बातें किया करता था। वो जब भी मेरे कमरे में आती मुझे बहुत अच्छा लगता। ना कहा ना, प्यार नहीं, किसी की उपस्थिति मात्र से उपजा कोई गहरा सुकून। समान विचारों से मिली राहत की हवा जो ऑफिस पॉलिटिक्स से घिरे मुझको उबार लेती थी। उसकी फिलॉसफिकल बातें, लोगों के व्यवहार की समझ, सबों से एक अलगाव बनाकर चलने की अदा, जिसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके लिए कौन कैसे क्या बोल रहा है, और इसीलिए ऑफिस की तथाकथित पॉलिटिक्स का अपने आप बेमानी होते जाना। लोग जानते मानते थे कि वो अच्छी और गुणवान एग्जीक्यूटिव है, पर बॉस से उसकी प्रशंसा कम ही करते थे, बल्कि मौका मिलते ही हर महत्वपूर्ण काम से उसका पत्ता कटवा देते थे। मेघा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि ये तो पूरा ऑफिस मानता था कि वो बहुत बोल्ड, दृढ़ और इंटेलिजेंट है, काम में नहायत सिंसियर। साथ ही इस सोच की हामी कि जिन लोगों को बोलने का हक ही नहीं, उनके जबरन बोले का क्या महत्व है। अगर काम नहीं देकर भी उसे नीचा दिखाया नहीं जा सका, फालतू एग्जीक्यूटिव सिद्ध नहीं किया जा सका, तो पोल तो खुल ही गई ना। लोग बोलते थे उसके काम करने के उस अंदाज के बारे में जिससे दूसरों की अंदरूनी नीयत उघड़ जाती थी। खरा खरा मुंह पर बोल देने और लीक से भाग रही सोच को औचित्यपूर्ण सिद्ध कर देने के बारे में, उसके अंतर्जातीय विवाह और जीने रहने के आधुनिक तौर तरीकों के बारे में, लोगों को ज़्यादा भाव नहीं देने या उनसे ज़्यादा नहीं जोड़ने को अहंकार समझने के बारे में। यह चरित्रहीन क्या देंगे मुझे चरित्र प्रमाण पत्र, वो खुलेआम मुझसे कहती। ये फर्जी बिल देने वाले, नौकरीशुदा पत्नी को आश्रित दिखाकर तमाम लाभ ले लेने वाले, काम से जी चुराने, ऑफिस में पॉलिटिक्स करने में समय गुजारने और इसकी उसकी बॉस से बेवजह लगाते रहने वाले, बच्चों को जाति धर्म का भेदभाव सिखाने, दहेज लेने देने और गलत परंपराएं खुलेआम मानने वाले, ये तो मेरे ईमानदार होने को घमंड ही मानेंगे ना सर। मैं हल्की हामी भरकर चुप लगा जाता। मैं जानता था कि वो कंपनी के पैसे बचाने को अतिरिक्त परेशानी मोल ले रही है,
फंक्शन के लिए ऑफिस को फूलों से सजवाने का जो काम दीपक ने 40,000 में करवाया, मेघा ने जाने कितनी मुश्किलें मोल लेकर मात्र 6,000 में। किसी को ठेके पर क्यों दे सर? क्यों ना खुद ही फूल खरीदवा कर क्लास 4 स्टाफ को जल्दी बुलाकर उनसे ही सजवा लें और उन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें। क्या वे तैयार होंगे? ये जिम्मा मेरा, आप मुझ पर छोड़ देखिए, वो मुस्कुराती बोली। मैं चकित रह गया कि इतने अच्छे वातावरण में खुशी खुशी काम संपन्न हुआ। ऑफिस की दूसरी महिलाएं भी साज सज्जा में राय देने को अपने मन से जाकर खड़ी हो गईं। कंपनी के 34,000 बच गए। दीपक कसमसाया। ठेकेदार से जो हिस्सा फाइनेंस वालों को और दीपक को मिलना था नहीं मिला। मेघा उन सबों की आंखों की किरकिरी हो गई, पर मैं खुश था। यही तो चाहता था, निजी फ़ायदा लेने के बजाय कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना। और ऐसे किस्से होते रहते। वो 2 लाख में इतना अच्छा फंक्शन करवा देती जितना 10 लाख में दूसरे नहीं करवा पाते। जाने कैसे फोटोग्राफर से, बैनर वालों से, स्टेशनरी सप्लायर और कार्ड प्रिंटर से नेगोशिएट कर लेती। सब चाहते कि कोई चूक हो और बदनामी झेले वो, पर वो इतनी सजग रहती कि कभी कोई चूक निकालना संभव नहीं होता। स्थिति ये हो गई कि बाहरी कंपनियों से बातचीत और निर्णय वाले सारे काम मैं उसी को सौंपने लगा और लोग नाराज़ होने लगे। टैक्सी वाला हो कि टूर एजेंट, खबर छपवानी हो कि प्रेस मीट अरेंज करना, बस फ़ोन और ईमेल से सब हो जाता। पहले की तरह ना तो चक्कर लगा लगा कर लोगों से मिलने को टैक्सी मंगाई जाती, ना हज़ारों हज़ार का बिल आता। मंत्री जी के यहाँ टेक्निकल प्रेजेंटेशन मीटिंग हो तो मेघा की पुकार, प्रेस रिलीज बनाना हो तब भी, किसी को कंपनी के रूल जानना हो तब तो खैर जाहिर तौर पर उसकी बुलाहट होनी ही थी। आखिर वो पहले से दिया गया अपना काम कैसे छोड़ती? स्टाफ आकर मुझसे कहने लगे, आपने सही किया इन्हें काम देकर। अधिकारी आकर मुझसे कहने लगे, आपने मेघा को इतना सर क्यों चढ़ा रखा है? अंदर अंदर साजिशें चल रही थीं, पर मेघा बेपरवाह थी। मैं वैसे भी कुछ कहते हिचकता था, क्योंकि उसके दिल के अंदर झांकने पर मन बहुत पिघल जाता था। ऑफिस की साजिशों से अतीत में वो कई बार दुख पा चुकी थी। सर, मैंने सोचा था मैं आपसे वैसे ही मिल सकती हूँ जैसे 2 वयस्क मिलते हैं, पर मुझे पता है कि मैं इस बंद कमरे में देर तक बैठ जाती हूँ तो बाहर लोग बेचैन होने लगते हैं। अनचाहे भी मेरे आपके बीच में इस ऑफिस की पूरी दुनिया घुस आती है, उनकी बातों, विचारों, करतूतों, कनफुसकियों की दुनिया। मैं उस दुनिया को भूलकर आपसे बातें करना चाहती हूँ, पर भूल नहीं पाती। मेरे सर पर हावी होने लगती हैं वे सब बातें जो किसी के काम के कारण नहीं, अपनी ईर्ष्या, वैल्यू सिस्टम, अपेक्षाओं और अतीत के अनुभवों के कारण दी जाती हैं। इसीलिए लगता है कि जब भी 2 लोग मिल रहे होते हैं, असल में 2 लोग भर नहीं मिल रहे होते। देखिए ना, शादी भी मात्र 2 लोगों का मिलन नहीं होता। पत्नी और पति के बीच में दोनों के अतीत में जीवन में आए लोग, प्रेम के उनके अनुभव, दोस्त, संस्कार, वैल्यू सिस्टम, अन्य संगतियाँ, परिवार, ऑफिस और समाज, कहिए कि पूरी 2 दुनियाएं होती हैं जो उन्हें प्रभावित कर रही होती हैं। जैसे शादी हो जाने मात्र से कोई किसी का हो नहीं जाता, वैसे ही काम करने की क्षमता मात्र नौकरी निभाने को पर्याप्त नहीं होती। मेरी और आपकी समान सोच भी हमारे बार बार मिलने या नहीं मिलने का कारण नहीं बन सकती। ये तुम क्या कह रही हो? क्या ऑफिस में कोई समस्या है? मैं ज़्यादा आशंकित हो जाता। मैं सिद्धांत रूप में कह रही हूँ सर, व्यक्तिगत तौर पर नहीं। वो खुलकर हंसती है। कहना ये चाहती हूँ कि मैं और आप जब ऑफिस में मिलते हैं तो हम परतों में लिपटे मिलते हैं, बीच में एक क्या कई कई दुनियाओं की उपस्थिति के अनकहे एहसास के कारण। वो पिघली आंखों से कहती है। मैं भी उसके लिए पिघलने लगता। जब वो बातों के बीच किसी भावुक पल में रुमाल के कोरों से आंसू पोंछने लगती, मैं तुरंत नज़रें घुमा लेता। वो चली जाती तब लोग कमरे में घुसते और बहाने से मुझे जताते कि मेघा इतनी इतनी देर कमरे में जमी रहती है तो उन्हें मुझसे मिलने और ज़रूरी बातें करने को कितना इंतज़ार करना पड़ता है। तुम आ क्यों नहीं गए उसी के सामने? मैं किसी से पूछ बैठता तो कोई जवाब नहीं मिलता। मेघा रोज़ आती, रोज़ एक विचार, एक मंतव्य छोड़ जाती। सर, लोगों में इतनी लड़ाइयाँ, एक दूसरे को चोट पहुँचाने की इतनी कोशिशें क्यों चलती रहती हैं?
हर दिन ऑफिस में 7 घंटों का साथ, उसमें 15 मिनट लेट आए, आधे घंटे पहले निकल गए, लंच टाइम को दुगना कर लिया, फिर बचे कितने? इतने कम समय में ही इतनी लड़ाइयाँ, इतने खेल, इतनी प्रताड़नाएं। हाँ, लड़ाइयाँ, खेल, ये सब हमने भी देखा सहा है। मेगा, दिस इज़ लाइफ, मैं हंसकर कहता। लो कॉफ़ी पियो। वो हंसती और कॉफ़ी पीने लगती। सर, आपको पता है, एक कामकाजी महिला अपने दिन का सबसे खूबसूरत हिस्सा ऑफिस में गुजारती है। सुबह उठकर भूख को नज़रअंदाज करती, जल्दी जल्दी घर के काम निपटाती जाती, ऑफिस जाने की तैयारियों में व्यस्त हो जाती है। शाम को थकी सी अपने बसेरे वापस लौटती है, नहा धोकर तैयार, भूखे पेट में कुछ ईंधन डाल चुकी। जब वो ऑफिस पहुंचती है, तब शुरू होता है उसका असली दिन। तब वो अंदर बाहर से महकी महकी, निश्चिंत, दिन के सबसे खूबसूरत हिस्से का अधिकतम उपयोग करने की इच्छुक होती है। दे देने को प्रस्तुत होती है अपना टैलेंट, अपना श्रम। तो उसके जीवन में बॉस कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति है, ये कोई भी समझ सकता है। बॉस अच्छा हो, उसकी मजबूरियाँ व्यक्तिगत हों, पारिवारिक या सामाजिक, ध्यान में रखकर उससे काम लेता हो और किए गए कामों की खुलकर प्रशंसा करता हो, तो महिला की ज़िंदगी कितनी खुशगवार हो जाती है। घर के दरवाजे पर ताला बंद कर ऑफिस पहुंचने वाली मैं भी यहाँ पहुंचते ही एक खुले आसमान में पहुंच जाती हूँ, घर की सभी समस्याएं दिल के तहखाने में डाल उन पर ताला लगाकर। तुम्हें तय है ना कि मैं एक अच्छा बॉस और काबिले तारीफ प्रोफेशनल हूँ? मैं चुटकी लेता, खुश होकर कहता। तुमने सर्टिफिकेट दे दिया तो अपनी पीठ खुद थपथपा लूँगा, वरना तो इस कंपनी में मैंने बहुत अन्याय झेला है, सही काम नहीं दिए जाने से लेकर प्रमोशन तक में। फिर हम किसी फाइल पर बातें करने लग जाते और व्यक्तिगत सुख दुख विचारों की बातें किनारे लग जाती। मैं सीढ़ियाँ चढ़ता ठिठक गया, गुमशुदा विचारों की तलाश में एक बार फिर से अतीत में खो जाता हुआ। उस दिन वो मेरे कमरे में आकर चुपचाप बैठ गई थी। मैं उसे प्रश्नवाचक निगाहों से देखता रहा कि वो कुछ बोले, ऑफिस के काम के बारे में, किसी भी मुद्दे पर, फिर चली जाए और मैं अपने काम में लग जाऊं। पर वो बहुत देर चुपचाप बैठी रही। मैं उलझन में मेज पर पड़ी दूसरी फाइलें निपटाता रहा। कमरे के बाहर लोग इंतज़ार करते रहे कि कब वो निकले। आशंकित था कि वो अपनी मेज पर पड़ा ऑर्डर पढ़कर आई होगी। मैं कोई जवाब, कोई सफाई देना नहीं चाहता था, देने की स्थिति में था भी नहीं। ये ऑफिस है और ऑफिस की अपनी मजबूरियां होती हैं। मैं उसे पसंद करता था, यानी उसके काम को, काम करने के उसके तरीके, तेज़ी और लोगों को डील कर सकने की चकित करती क्षमता को। जिस काम में औरों की सहायता चाहिए होती थी, उस काम में लोगों की सहायता जुटा लेने की उसकी अद्भुत दक्षता को, कायल कर सकने वाली तार्किक बुद्धि और विशेषण की क्षमता को। आम तौर पर वो एक चुप्पी सी महिला थी, पर जब बोलने पर आती तो देर तक बोलती ही चली जाती थी। बड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने खुद को बात करने को तैयार किया। सर, आपने ऐसा क्यों किया? मैं श्योर हो गया। हाँ, वो अपनी मेज पर पड़ा ऑर्डर पढ़कर आई थी। मजबूरियाँ थीं मेगा, दिस इज़ ऑफिस, बॉस ऐसा ही चाहते थे, मैंने कहा। और आप क्या चाहते थे? उसने सीधे पूछा। मेरा तो यही मानना है कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही थी और किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, पर चेयरमैन का मानना है कि तुम्हें बेवजह ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। ऐसे काम दिए गए हैं जो पुरुष ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं, मसलन भाग दौड़ की मांग करने वाले प्रशासनिक काम, मंत्रालय से संपर्क, प्रेस को डील करना, न्यूज़ निकलवाने की जुगत। आउटसाइड एजेंसीज हमसे खुश नहीं। सप्लायर्स कह रहे हैं उन्हें वक्त पर पेमेंट नहीं मिलता। मैं जानता हूँ कि ये सही नहीं, सब कुछ अच्छा चल रहा है और पेमेंट में देरी फिनांस का मामला है, पर चेयरमैन कुछ भी सुनने को राजी नहीं। पर यह सब मैं किससे कह रहा था, वो तो सुन ही नहीं रही थी। सर, ऐसा मेरे जीवन में बार बार हुआ है। बहुत कोशिश करके नदी के तल से सतह पर ऊपर आना और एक झटके से वापस अंदर धकेल दिया जाना। लोग कहते हैं सफलता सबों से नहीं संभलती, मैं भी शायद उन्हीं लोगों में से हूँ। पर यहाँ तो तुम्हारा कोई दोष नहीं। बॉस होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही थी और किसी बदलाव की ज़रूरत नहीं थी, मैंने दोहरा दिया। उसने फिर नहीं सुना, खोई सी बोलती रही।
शायद ऐसा है कि मुझे जो मिल जाता है उसके लिए मैं मान लेती हूँ कि वो हमेशा मेरा रहेगा, अब मुझसे छिन नहीं सकता। मैं खुद को रिवाइज़ नहीं करती, सोचती नहीं कि दुनिया पल पल बदल रही है तो कुछ भी स्थिर कैसे रह सकता है, कोई भी काम, सफलता, रिश्ता। पर मेरे तुम्हारे रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आने वाला। मुझे जब भी किसी महत्वपूर्ण काम के लिए काबिल एग्जीक्यूटिव की दरकार होगी मैं तुम्हें ही याद करूँगा। मैंने उसे भरोसा दिलाने को कहा, पर वो तो कुछ और कह रही थी। सर, ऑफिस में मैंने जब जब सोचा कि सब ठीक और स्थिर है, दुर्भाग्य की कोई बड़ी सी उमड़ती लहर आई और सब मिटा गई। मैंने हिम्मत नहीं हारी, फिर लिखा, पर बालू की ज़मीन पर लिखी मेरी इबारत वक्त की लहरों द्वारा फिर मिटा दी जाती रही। तो मैं खुद को कितनी बार लिखूं सर, कितनी बार तोड़ू बनाऊं, अपना पुर्जा पुर्जा अलग करके कितनी बार उन्हें नई शक्ल दूं। मैं चाहती हूँ कभी नहीं थकूं, जब भी बिगाड़ी जाऊं खुद को नए रूप में गढ़कर दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दूं। पर सच तो ये है कि मैं अब थकने लगी हूँ। कितनी बार टूटूं, बनूं, टूटूं। शायद जो चाहिए होता है स्थिर जीवन जीने के लिए वो मेरे पास है ही नहीं। मैं सिर्फ काम कर सकती हूँ, जोड़ तोड़, अपनी नुमाइश या अपने काम का विज्ञापन करती नहीं फिर सकती। तो ऑफिस में जो चाहिए होता है वो मेरे पास है ही नहीं, इसीलिए कष्ट है। सर, हम सबों के जीवन में बार बार इतने खलनायक क्यों आते रहते हैं? अगर मेरे जीवन में बार बार ऐसा होता है तो मुझ में ज़रूर कोई गंभीर समस्या है ना। मैं क्या कहता। मेघा एक स्पष्ट सोच, प्रखर व्यक्तित्व और लगन से काम करने वाली महिला है। विचारों में बहुत मॉडर्न, दिखने में बहुत औसत। वो सरकारी नहीं किसी प्राइवेट कंपनी में होती तो काम के मामले में बहुत सराही जाती, पर शायद मैं गलत हूँ। आखिर रंग भेद और जोड़ तोड़ वहाँ भी काम करते हैं। वहाँ भी होते हैं ऐसे पुरुष जो काम में बराबर दक्ष दो महिलाओं में से एक को चुनना हो तो सुंदर रंग रूप, मुंह पर सच न बोलने वाली, बॉस को प्रशंसा के पहाड़ पर चढ़ाए रखने वाली महिला को चुनते हैं। और फिर हर ऑफिस एक जंगल होता है जहाँ गधे और घोड़े तो कई होते हैं, शेर सिर्फ एक। अगर आप शेर नहीं हैं या नहीं हो सकते तो कम से कम शेर के इतने विश्वस्त जरूर रहिए कि वो आपको खा नहीं जाए। मेघा रंग भेद, जोड़ तोड़, ईर्ष्या की शिकार है। मेघा शेर से नज़दीकी नहीं बना पाने की मजबूरी या चुनाव की शिकार है। मुझे भी उन लोगों ने कम नहीं उकसाया था कि मैं उसे साइड लाइन करके रखूं, पर मैंने एक बार उससे बात की और उस जैसी काबिल, दृढ़ स्वभाव वाली महिला को बहुत महत्वपूर्ण काम देने के अपने फैसले पर अड़ गया। तब तक जब तक कि खुद चेयरमैन ने मुझे आदेश नहीं दे दिया कि मेघा का काम बदल दिया जाए। मैं खुद जला हुआ था तो किसी और को जलाने से पहले जरूर हिचकता। मैं तो खुद सालों साल साइड लाइन किया जा चुका था तो उसके दुख को कैसे नहीं समझता। मेरी उसकी मुलाकात एक एक पंख टूटे दो पक्षियों की मुलाकात थी जो अपनी आधी आधी ताकत एक करके साथ उड़ना चाहते थे। वो खुश थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी। उसके अच्छे काम की वजह से ऑफिस की कई समस्याएं काबू में थीं और प्रशंसा मैं बटोर रहा था। न्याय कर चुकने के बाद, रंग भेद की पुरुष मानसिकता से उबर चुकने के बाद मैं अपनी नज़रों में दोबारा गिरना नहीं चाहता था। मैं पछताना नहीं चाहता था, पर यह चेयरमैन का आदेश। आखिरकार मैंने सारी सीढ़ियां तय कर लीं और मंच पर बने पोडियम तक पहुंची गया। बेचने और खरीदने का खेल आज खत्म होता है, मैं मंच से कह रहा था। हाँ, ये पूरी ज़िंदगी एक बार्टर सिस्टम ही तो है। एक हाथ देना, दूजे लेना। अच्छे बच्चे बने रहे तो माता पिता ने प्यार किया, पढ़ाई में अच्छा किया तो मान लिया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, अच्छी डिग्री के बदले इस कंपनी ने नौकरी दे दी, अच्छी पोजीशन थी, अच्छा पैसा था तो अच्छी सी अनु शादी में मिल गई। भावनाएं दो तो भावनाएं लो के सिद्धांत पर शादी लंबी चल गई। कंपनी के वैल्यू सिस्टम अपना लेने के बदले प्रमोशन मिलता रहा। जैसे शर्तों पर मिली थी ज़िंदगी कि खुद को माल बनाकर बेच पाने का हुनर सीखो या फिर ज़िंदगी के बाजार में बिन बिके पिछड़ जाओ, ज़िंदगी का दांव हार जाओ। मैं कुछ अनर्गल तो नहीं कह रहा ना। तो अपना हुनर, अपनी काबिलियत, अपनी मेहनत बेचकर पैसा कमाते रहने का मेरा खेल आज खत्म हो रहा है। आज सुबह अपनी सीट पर बैठते ही मुझे फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता दिया गया जिसमें कुछ सफ़ेद फूल भी थे। मुझे लगा
मैं अब उन्हीं सफ़ेद फूलों की तरह हो चुका हूँ जिन्हें सुगंध और खूबसूरती के बावजूद कोई प्रेमिका के लिए नहीं खरीदता, क्योंकि ज़माना रंगों का है, रंगीन होकर जीने वाले लोगों का। नहीं, ये व्यंग नहीं, सच्चाई है। सच तो ये भी है कि सफ़ेद बालों और रंगहीन हो चुके चेहरे के बावजूद हम सब अपने अंदर रंग ही ढूंढते रहते हैं। मेरी सरहाती नज़रें भी सफ़ेद फूलों के बीच मुस्कुराते लाल, पीले, गुलाबी, बैंगनी फूलों पर ही पहले पड़ी। तो यंग मैन एंड वीमेन, आप सबों में जब तक रंग और रंगत बाकी है, आप सराहे जाएंगे, खुद को पैसा या प्यार कमाने को बेच पाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबों को कि आखिरी दम तक आप में रंग और रंगत बाकी रहे। अब देखिए ना, एक खाली जल्द भर था मैं जब इस दुनिया में आया। जैसे जैसे बड़ा होता गया, अनुभवों के पन्ने दर पन्ने अंदर जमा होते गए, किताब मोटी होती चली गई, और अब तो मैं इतनी मोटी किताब हो गया हूँ कि कोई मुझे पढ़ना नहीं चाहेगा। इतना समय किसके पास है, और फिर किस लिए? क्या मेरे अनुभव नई पीढ़ी के काम के हैं? हर बूढ़े को लगता है कि उसके कीमती अनुभवों से नई पीढ़ी को लाभ उठाना चाहिए, और हर नई पीढ़ी को पुराने अनुभवों से सीखना, उसी अनुसार चलना समय की बर्बादी और पिछड़ जाने की गारंटी लगता है, क्योंकि उनके अनुसार ज़माना बदल चुका होता है। मैं अपने अनुभव बांटकर आपका समय बर्बाद नहीं करूँगा। आप सबों को अपनी ज़िंदगी अपनी तरह से जीने का हक है। जीवन तो प्रोडक्टिव होकर जीने और प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाने का ही नाम है। यहाँ तक कि जिसे ऑफिस पॉलिटिक्स कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव ही होता है। इतना कुछ सिखा बदल जो देता है जीवन में, हर एक को उससे सीखना चाहिए। मेघा, तुमको भी। ये ऑफिस कितना छोटा सा है, सिर्फ 125 लोग, 125 परिवार, यानी लगभग 500 जीवन, 500 चाहतें। उन 500 चाहतों के ऑफिस के मुखिया यानी मुझसे इस अर्थ में लेना देना कि मेरे फैसलों से वे प्रभावित होते जाते रहें। ऑफिसों से मिले उपहार उन्हें खुश कर देते तो काम के घंटों का बढ़ा दिया जाना उन्हें नागवार गुजरता। घर जो कहीं और था, ऑफिस और ऑफिस के मुखिया द्वारा लिए गए निर्णयों से तत्काल प्रभावित हो जाता रहा। क्या हर चीफ को ये पता होते हुए भी इसका एहसास रहता है? मैं यहाँ बैठे सुनील को देख रहा हूँ। उसे टाइपिंग जॉब के लिए देर तक रोकते ही उसकी छोटी सी बेटी फ़ोन पर फ़ोन करने लगती थी, जल्दी आओ पापा, और मैं समझ नहीं पाता था कि क्या करूँ। थोड़ा भी जल्दी बुलाए जाने पर साइमा के घर खाना नहीं बन पाता था, और उसके बच्चे स्कूल से घर लौटकर बाहर से खाना मंगवा कर खाने को मजबूर हो जाते थे। मैं कुछ क्षणों के लिए थम गया। दरअसल मेरी निगाह बनर्जी पर चली गई थी, और मन हो रहा था कि कह दूं कि इकलौती संतान खोने का दुख मैं समझ सकता हूँ। वो तीतापन जिसने आपकी ज़िंदगी को निगल लिया है, ये हर बात पर विरोध, हर वक्त अंदर खदबदाता, बाहर निकलने को आतुर, फनफनाता गुस्सा, चाहे किसी पर भी, किसी भी तरह, पर ज़िंदगी में मिले हर अन्याय का बदला लेना संभव नहीं हो पाता। Life has not been fair with you, Mr. Banerjee, and therefore I forgive you for all the negative you brought to office and personally to me. नहीं, ये कहना ठीक नहीं होगा। मैं मिश्रा को देखता हूँ तो मुझे वो फाइल याद आती है जिसमें उसने इतने सारे फिगर बदल दिए थे कि मुझे उस फाइल को गुम हुआ डिक्लेयर कर देना पड़ा था। श्रेया को देखते ही बंद कमरे में सामने बैठी धार धार रोती उस महिला का चेहरा याद आने लगा जिसके काजल बह बह कर गालों पर फैल गए थे, और वो रोती हुई कह रही थी कि उसे बिना काम के ही रहने क्यों नहीं दिया जाता। मेरी निगाह उमा पर चली गई, जिसे मैंने एक साधारण सा काम दे दिया तो उसने उसे कठिन कहकर मंत्रालय के एक बड़े अधिकारी से फ़ोन करवा कर मुझे डटवाया कि उसे परेशान नहीं किया जाए। और ये मिस्टर वर्मा, जिसे शिकायत थी कि इस ऑफिस के मुखिया का पद उसे क्यों नहीं दिया गया, इस नाते वो मुझे परेशान करने, मुझे असहयोग करने में कोई कसर नहीं रख छोड़ने लगा। नहीं, ये सब मैं नहीं बोलूँगा, मैंने तय किया। मैं आगे बोलने लगा। मैं सिन्हा के साथ गुजरी वो शाम कभी नहीं भूलूंगा जब मंत्री जी को अगली सुबह दिखाने को एक नोट बनाते हम दोनों को पता ही नहीं चला कि शाम कब रात के 2 बजे में बदल गई। कतार में बैठे हर एक को मैं ध्यान से देख रहा हूँ और सबों के बारे में कुछ ना कुछ बोलने की हैसियत रखता हूँ।
साथ काम करते हम सबों की अच्छाइयाँ बुराइयाँ और उनके द्वारा घर बाहर खेले जा रहे खेलों का पता होता है। उनके कच्चे चिट्ठे हमारी जेब में ही रखे होते हैं। मेरे ये कहते ही हॉल में ठहाका लगा। मैं सिर्फ उस महिला के बारे में कुछ बोलूँगा जिसका शिकार अनजाने ही मेरे हाथों हो गया है। शिकार उसके टैलेंट, उसके व्यक्तित्व का, उसकी मेहनत और प्रोडक्टिविटी का, और इस सब से परे उसकी इमेज का। शी हैज़ बीन पनिश्ड फॉर द क्राइम शी हैज़ नॉट कमिटेड। उसे दिया बहुत अच्छा काम मैंने चेयरमैन के आदेश से उससे छीन लिया, काम जो बहुत अच्छे तरीके पूरे दक्षता से कर रही थी। और ये इसलिए हुआ कि अफवाह फैला दी गई कि हम दोनों इन्वॉल्व्ड हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं। सब जानते थे और जानते हैं कि वो किस तरह की महिला है। मॉरली अपराइट, वर्क वाइज आउटस्टैंडिंग, न पैसों का गलत लेन देन करती है न रिश्तों में घालमेल। पर बात ऊपर तक गई तो ऑफिस में इस तरह के रिश्तों को बढ़ावा नहीं देने के ख्याल से मुझे ये आदेश दिया गया कि उसे पहले की तरह साइडलाइन कर दूं। मैं चाहता तो चेयरमैन के सामने अड़ सकता था, क्योंकि ये कतई सच नहीं था, सरासर अन्याय था ये। उसकी इमेज गलत तरीके से बेचकर लोगों ने अपना हित खरीदा। I adore her thinking, I appreciate her work, but I don't love her the way you people think. एक पुरुष और महिला के बीच पारंपरिक प्यार से अलग रिश्ते भी हो सकते हैं। खूबसूरत रिश्ते जो प्यार की तरह बांधने, स्वार्थी बना देने वाले नहीं, बल्कि मुक्त कर देने, मन की उड़ान को ऊंचाई देने वाले होते हैं। पर मेरा और मेघा का सच जो भी, जैसा भी रिश्ता रहा हो, उसे डिफाइन करने में दिमाग लगाना मैं ज़रूरी नहीं समझता। हर रिश्ते को कोई नाम देना संभव भी नहीं, पर इस कारण मेघा को जिबह किया जाना निहायत ही अनुचित था। मेघा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई लाइफ फॉर 3 years and making them so beautiful. And sorry for what I had to do. न मैं तुम्हें ऐसा काम देता कि तुम्हें रोज़ मेरे कमरे में आने की ज़रूरत होती, न तुम बेकार में बदनाम होती। पर काम नहीं देता तब मैं तुम्हें और सारा ऑफिस तुम्हारे टैलेंट को एक बार फिर से जान कैसे पाता। अब भले तुम्हें सच्चाई पता है, तुम इसे इग्नोर करके ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना। तुमने आज सुबह मुझे ईमेल भेजकर कैरियर के 3 शानदार साल देने के लिए मेरा शुक्रिया अदा किया है। मैं रेसिप्रोकेट करना चाहता हूँ और तुम्हें बताना चाहता हूँ कि काम छीन लेने के ऊपर के फरमान से बहुत दुखी होता हुआ भी मैं तुम्हें डिफेंड नहीं कर पाया, क्योंकि तुम एक महिला हो। डिफेंड करता तो ज़्यादा बदनामी होती, उंगलियां उठनी लाजमी हो जाती। तुम समझ रही हो ना, मैं दिल से चाहता हूँ कि एक बंद कमरे में कैद चिड़िया के बजाय तुम असीम आसमान में उड़ने, ऊंचाइयाँ छू आने वाली चिड़िया बनो। बार बार चैलेंजिंग काम लेकर कुछ कर दिखाती जियो। ज़िंदगी कभी कभी न्याय नहीं करती, सिर्फ कभी कभी। ज़माना जितना भी बदल जाए, वीमेन आर स्टिल वेरी सॉफ्ट टारगेट। समझ नहीं आता हम पुरुष असल में अपनी सोच कब बदलेंगे। मैं चुप हो गया। लगा कि मैं तो कुछ और ही कहना चाहता था। मेघा के बारे में इतना ज़्यादा कहना तो कतई नहीं चाहता था। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद हौले से हिम्मत बटोरी मैंने। आज सुबह उठा तो मुझे लगा कि मुझे 3 लोगों से तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। मेघा से, जिससे मैं मांग चुका, अपने गुरु, अपने सर से जिन्होंने मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त पढ़ाया, जिनका लाडला शिष्य रहा मैं, और जो चाहते रहे कि मैं कभी किसी सरकारी कंपनी में काम न करूं, सरकारी लाल फीताशाही का हिस्सा बनकर ज़िंदगी गंवा न दूं। और अनु, अपनी पत्नी से। अनु तो खैर अर्धांगिनी है। जाहिर है 30 सालों के साथ में मेरे बारे में बहुत कुछ जान चुकी है। क्या पता माफ़ी मांगने की मेरी इच्छा भी उसे पहले से पता हो। फिर भी अनु से मैं घर जाकर कहना चाहता हूँ, सॉरी, जब तक बिकाऊ रहा कभी तुम्हें समय नहीं दिया। अब जब माल के रूप में बाजार में मेरी कोई कद्र नहीं, मैं तुम्हारे पास लौट रहा हूँ। अब मैं खुद को पूरे का पूरा तुम्हें बेच देना चाहता हूँ। खरीदोगी? मुझे पता है वो मुझे खुशी खुशी खरीद लेगी, पर मुझे बहुत अफसोस है कि खुद को उसे पहले क्यों नहीं बेचा। हम क्या कर रहे होते हैं ज़िंदगी में, खुद से एक्सपेरिमेंट के सिवा। अपनी ही ज़िंदगी को खरम में डाला, चूरा, जाने कितने तरह के इमोशन, महत्वाकांक्षाओं के केमिकल मिलाए, और जब एंड प्रोडक्ट बना तो आखिर में दुखी हुए।
अपने विचारों और अपनी भावनाओं को हमेशा अलग यूनिक समझा और बुढ़ापे में पछताए कि हम भी तो दूसरों की तरह ही आम ऑर्डिनरी निकले। खैर, बहुत लंबा भाषण देकर आपको बोर नहीं करूँगा। विदा के ये क्षण मेरे लिए बहुत कठिन हैं, बहुत भारी, एकदम पिघले। मेरे सामने नौकरी के पहले दिन ज्वाइनिंग लिख रहे उस युवा लड़के का चेहरा घूम रहा है जिसे लगा था कि वो इस कंपनी में अपनी कोई यादगार छाप छोड़ जाएगा, और थक चुके उस प्रौढ़ का भी जो हताश होकर अपनी नौकरी के बाकी बचे साल काटता जी रहा था। कतार दर कतार सामने बैठे लोगों के चेहरे सामने से गुजरते जा रहे हैं, तो मैं उनसे जुड़े दृश्यों में डूबता चला जा रहा हूँ। बहुत तरतीबवार न बोल पाने का अफसोस जताते हुए मैं आखिर में कहना ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। आप कृपया वो गलती मत कीजिए जो मैंने की। अनजाने में भी किसी का भौतिक या भावनात्मक नुकसान करने से बचिए। ऑफिस की जूनियर हो या पत्नी, आप मेरी तरह ज़्यादा आदर्शवादी मत बनिए, पर साथ ही इतने चालाक भी नहीं कि सपने तक मशीन मेड देखें। और बोलना बंद करने से पहले आप सबों का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इतनी देर तक शांति से सुना। ऑफिस में मेरे किसी काम, किसी निर्णय से अगर किसी का दिल दुखा हो तो सॉरी, और आप सबों को मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू वेरी मच। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच में पोडियम के सामने से हटा और मुड़कर मंच पार करता जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब से काम बदला, रोज़ कोई फाइल डिस्कस करने की मजबूरी नहीं रही। मेघा ने मेरे कमरे में आना छोड़ दिया था। मैं चाहता भी नहीं था कि वो आए। वो खरा सोना है, पर खरे सोने से गहने नहीं बन सकते। जिस दिन वो इस सच्चाई को समझ लेगी, दुखी नहीं रहेगी। खुलेआम इतना कह देने के बाद मैं तो अब उससे आंखें मिलाने तक से बचना चाहता था। साथ ही अंदर से कहीं चाहता था कि मेरा उसका रिश्ता चाहे जो भी था, सब कुछ के बावजूद वो उस रिश्ते पर उसी तरह गर्व करती जिए जैसे मैं जी रहा हूँ। वो उसी तरह मुझे नहीं भूले जैसे मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊँगा। वो जब जब आसमान में उड़ेगी, मैं दूर खड़ा उसे उड़ती देख खुश हो लूँगा। मैं आखिरी सीढ़ी से नीचे उतरकर एक पल को उसकी सीट के सामने ठिठका कि क्यों ना हिम्मत करके उसे एक बार और थैंक यू एंड सॉरी बोल ही दूँ, पर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख मैं झटके से आगे बढ़ गया। अभी आप सुन रहे थे नीला प्रसाद जी की लिखी हुई एक बेहद उम्दा कहानी थैंक यू और सॉरी। आशा है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। कहानी अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।